2019 पेपर 42 A2 लेवल फिज़िक्स। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का डीके कांस्टेंट आपको क्वेश्चन में गिवन है और इस डीके कांस्टेंट की वैल्यू है 7.55 एक्सपोनेंट -3 पर इसकी यूनिट है पर आर, ये ख्याल रखिएगा। तो ये डीके कांस्टेंट की वैल्यू है। इस पूरे सेंटेंस में जो काम की बात थी वो मैंने यहाँ पे कॉपी कर ली। अब क्वेश्चन में आ गई। क्वेश्चन जनाब ये है कि अगर आपके पास एक सैंपल ऑफ एयर हो और उसका वॉल्यूम अगर इतना हो तो उसमें जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसकी एक्टिविटी की ये वाली रीडिंग नोट की गई है। ठीक है जनाब। तो ये जो एक्टिविटी की रीडिंग है 0.6 BQ बैकरेल, ये उस वक्त है जब एयर के वॉल्यूम का सैंपल 4.8 एक्सपोनेंट -3 मीटर क्यूब है। लेकिन इस क्वेश्चन में जो रेशो कैलकुलेट करना है वो रेशो 1 मीटर क्यूब के ऊपर है। अगर एयर 1 मीटर क्यूब हो तो क्वेश्चन में जो हमें एक्टिविटी की वैल्यू गिवन है वो 4.8 एक्सपोनेंट -3 वॉल्यूम के लिए है। लेकिन जो क्वेश्चन में बात पूछ रहे हैं उसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ एयर, इट इज़ 1 एक्सपोनेंट -3 और ऑब्वियसली उसके ऊपर जो एक्टिविटी होगी वो ये वाली नहीं होगी, उसकी वैल्यू कुछ और होगी। अब आप जानते हैं कि जितना ज़्यादा वॉल्यूम होता है उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट की क्वांटिटी उतनी ज़्यादा होती है और जितनी ज़्यादा क्वांटिटी होती है तो एक्टिविटी की रीडिंग भी उतनी ही ज़्यादा आती है। यानी एक्टिविटी वॉल्यूम ऑफ सैंपल के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ एयर होगी उसमें उतना ज़्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा, जितना ज़्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा उतनी ज़्यादा एक्टिविटी होगी। तो वॉल्यूम एक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और अगर ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो आप यकीनन इस एक्टिविटी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैलकुलेट करोगे तो रिज़ल्ट आएगा 125 बैकरेल। ठीक है जनाब। तो ये सारी की सारी बात हो रही है रेडॉन गैस के लिए जिसकी एक्टिविटी 1 मीटर क्यूब ऑफ एयर के अंदर हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक। अब आपको याद होगा एक्टिविटी का फार्मूला होता है A = लैम्डा n फॉर नंबर ऑफ रेडॉन एटम। एक्टिविटी अभी भी हमने कैलकुलेट कर ली है, इट इज़ 125 बैकरेल। लैम्डा दैट इज़ डीके कांस्टेंट, डीके कांस्टेंट लिखा हुआ है 7.55 एक्सपोनेंट -3। तो मैंने लिखा 7.55 एक्सपोनेंट -3 पर यूनिट है पर आर, यूनिट है पर आर और आपने n कैलकुलेट करना है। पर याद रखिए फ़िज़िक्स में हमेशा टाइम सेकंड में होता है, इसलिए जहाँ पर आर लिखा हुआ है उस पर आर को मैंने 3600 से रिप्लेस कर दिया। 3600 सेकंड से रिप्लेस करूँगा तो कन्वर्जन सेकंड में आ जाएगा। अब आप इसे कैलकुलेटर चलाइए तो आपको नंबर ऑफ़ रेडॉन एटम मिल जाएंगे, दैट इज़ 5.96 एक्सपोनेंट 7। ये रेडॉन के नंबर ऑफ़ एटम है। और अब क्वेश्चन में आ जाइए। क्वेश्चन में जो बात पूछ रहे हैं वो ये है कि आपने कैलकुलेट करना है रेशो। डिनोमिनेटर में लिखा है नंबर ऑफ़ रेडॉन एटम जो अभी हमने कैलकुलेट किया है, दैट इज़ 5.96 एक्सपोनेंट 7 और न्यूमिनेटर में लिखा है नंबर ऑफ़ एयर मॉलिक्यूल्स। तो देखिए नंबर ऑफ़ एयर मॉलिक्यूल्स की वैल्यू उन्होंने दी हुई है कि 1 मीटर क्यूब एयर में नंबर ऑफ़ एयर पार्टिकल मॉलिक्यूल हैं 2.52 एक्सपोनेंट 25। तो एयर के लिए हमसे कोई कैलकुलेशन नहीं करा रहा। 1 मीटर क्यूब ऑफ एयर में एयर के नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स दिए हुए हैं। रेडॉन के लिए हमसे इसने इतनी सारी कैलकुलेशन कराई है और जब आप दोनों को डिवाइड करते हो तो आपको रेशो का रिज़ल्ट मिलेगा 4.2 एक्सपोनेंट 17। 4.2 एक्सपोनेंट 17 इट इज़ द रिक्वायर्ड रेशो। तो एक ये क्वेश्चन आपने पूछा था मुझसे और ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 12 जो यकीनन एक मुश्किल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 12 के अलावा आपने क्वेश्चन नंबर 11 में भी मुझसे पूछा है, लेकिन इसके अंदर एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। मैथमेटिकल बेटा कॉन्सेप्ट ये है कि आपको करंट का ग्राफ दिया हुआ है और याद रखिएगा करंट का रेट ऑफ चेंज यानी ग्रेडियंट इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस करता है। यानी जो ईएमएफ है इट इज़ द d/dt दैट इज़ ग्रेडियंट ऑफ करंट ग्राफ। करंट के ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है इट इज़ इक्वल टू ईएमएफ। तो अब ज़रा चेक करके बताइए कि अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दूँ
तो मैं जितनी ये टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ टू द कर्व, ये जानबूझ के सारे टेंजेंट ऐसे जगहों पे प्लेस ड्रॉ कर रहा हूँ जो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है। अगर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है तो ऑब्वियसली इनके ग्रेडियंट ज़ीरो है। अगर इनके ग्रेडियंट ज़ीरो है तो इनकी ईएमएफ ज़ीरो है। तो एक तो T1 पर आपको ईएमएफ ज़ीरो मिलेगी, T3 पर मिलेगी, T5 पे मिलेगी। इसने कहा है कोई से दो टाइम बताएं, तो आप इसके लिए आंसर लिख दें T1 एंड T3। ठीक है जनाब, जहाँ ग्रेडियंट ज़ीरो वहाँ इंड्यूस ईएमएफ विल बी ज़ीरो। फिर क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं कि जनाब मुझे मैक्सिमम ईएमएफ चाहिए, मैक्सिमम। तो याद रखिएगा मैक्सिमम जो होती है ना, ये मैक्सिमम ग्रेडियंट है। इसी तरह से ये मैक्सिमम ग्रेडियंट है, ये मैक्सिमम ग्रेडियंट है। और आप ये बात भी जानते हो कि जो लाइन लेफ़्ट साइड की तरफ टिल्ट करती है इट हैज़ नेगेटिव ग्रेडियंट, और जो लाइन राइट हैंड साइड की तरफ टिल्ट करती है इट इज़ पॉजिटिव ग्रेडियंट। और अगर ग्रेडियंट एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो इसका मतलब है दे हैव अपोजिट पोलैरिटीज़। तो अपोजिट पोलैरिटी T2 T4 के पेयर पे मिलेगी। इसी तरह आप T4 T6 भी लिखोगे तो वो भी एक्सेप्टेबल होगा। तो इस ग्राफ के अंदर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, और उसके बाद वाला जो काम है वो तो आप आराम से कर ही लेते हो। लेकिन मुझे एक और बात यहाँ इस वीडियो में कहना चाहूँगा कि जब कभी क्वेश्चन में कह दिया जाए कि करंट को रिवर्स किया जा रहा है, करंट की पोलैरिटी को रिवर्स किया जा रहा है, तो जब कभी करंट की पोलैरिटी रिवर्स होती है तो याद रखिएगा एक करंट पॉजिटिव +5 होगा। ठीक है जनाब, एक करंट होगा +5, दूसरा करंट होगा -5। और जब इसकी पोलैरिटी रिवर्स करके आप इसका टोटल चेंज कैलकुलेट करेंगे तो याद रखिएगा ये चेंज जो होता है वो 2 टाइम करंट के बराबर बन जाता है। करंट का जो चेंज है वो 2 टाइम करंट के चेंज के बराबर, 2 टाइम करंट की वैल्यू के बराबर हो जाता है। तो इस वाली बात को जहन में रखिएगा, जो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस में एक्सप्लेन की हुई है कि जब कभी करंट की पोलैरिटी रिवर्स की जाए तो करंट की वैल्यू को हम 2 से मल्टीप्लाई करके, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक जी, इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। और ये वीडियो किस चीज़ को डील कर रही है, नवंबर 19 पेपर 42, और जो क्वेश्चन आपने पूछे वो मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दिया।